समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि जो रामगुप्त थे वो अयोग्य और असमर्थ थे। रामगुप्त के असमर्थ होने की वजह से चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। रामगुप्त बड़े होने के बावजूद चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, क्योंकि रामगुप्त अयोग्य और असमर्थ थे। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान विजय यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने ध्रुवस्वामिनी के पिता को पराजित कर दिया था। पराजित राजा ने अपनी बेटी को उपहार स्वरूप, अपनी कन्या को उपहार स्वरूप देते हुए अपने राज्य की सुरक्षा कर ली और आत्म संतुष्टि कर ली। तो ये एक प्रकार से हम राजनीति की दृष्टि से देखें तो ये दूषित एवं भ्रष्ट राजनीति थी कि एक पराजित राजा किस प्रकार से अपनी बेटी को या कन्या को उपहार स्वरूप दूसरे राजा को दे देता है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। भ्रष्ट और विकृत राजनीति का ये रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है नाटक में। जो रामगुप्त थे वो राजा समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात छल और कपट से षड्यंत्र करके गुप्त साम्राज्य के जो मंत्री थे शिखर स्वामी, उसके षड्यंत्र से राजा बन जाते हैं। तो ये भी एक छल और षड्यंत्र का सहारा लिया। फिर रामगुप्त षड्यंत्र से ही जो ध्रुव स्वामिनी थी जिसका विवाह चंद्रगुप्त से निश्चित किया गया था, उससे रामगुप्त राक्षस विवाह कर लेता है। राक्षस विवाह उसे कहा जाता है बलपूर्वक जो विवाह किया जाता है। ध्रुव स्वामिनी से राक्षस विवाह कर लेता है और वो भी छल कपट और षड्यंत्र से करता है। तो ये राजनीति का जो रूप हमें दिखता है, ये इसमें नैतिकता का अभाव है, छल कपट से पूर्ण है, भ्रष्ट राजनीति का रूप उपस्थित है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे उस समय गुप्त साम्राज्य में राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई थी, उनका सजीव वर्णन नाटक में प्रस्तुत होता है। सजीव चित्रण किया गया है राजनीतिक वातावरण का। फिर हम जो सामाजिक वातावरण है उस पर बात करें तो समाज में नारियों की स्थिति को देखें, सीधे तौर पर नाटक में कहीं भी सामाजिक व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। राजघराने की जो स्थिति है उसी का वर्णन है, लेकिन हम जो राजघराने की स्थिति है उस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि समाज में किस प्रकार का वातावरण होगा। जो ध्रुव स्वामिनी है वो रानी का अधिकार पा लेती है, रानी बन जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसे पीड़ित और एक कैदी की तरह रखा जाता है। विवाह ध्रुव स्वामिनी का बलपूर्वक एक राक्षस विवाह होता है। उसके पिता द्वारा वो एक उपहार स्वरूप दे दी जाती है। तो नारी की जो स्थिति है वो कुल मिलाकर अच्छी नहीं, वो शोषित है, अत्याचार उस पर किए जाते हैं, पीड़ा दी जाती हैं। एक राजकुमारी और रानी की ऐसी स्थिति है तो समाज में सामान्य नारियों की स्थिति और भी दयनीय होगी। समाज में आपने नाटक पढ़ा है तो उससे हम जान सकते हैं कि
जो राजा रामगुप्त हैं, वो एक भोग विलास पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जो नारी है उसको केवल विलास की सहचरी के रूप में ही देखते हैं। राजा का प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य होता है उससे वो दूर हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ना राजकाज की कर रहे हैं, ना प्रजा के प्रति किसी प्रकार की जो कर्तव्य हैं, जो शासन की कर्तव्य हैं, उनको नहीं निभा रहा है। तो जहाँ राजा का प्रजा की तरफ ध्यान नहीं है, वहाँ समाज की स्थिति कैसी होगी? किस प्रकार की स्थिति होगी समाज की? राजा भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, वो असमर्थ है, अयोग्य है, म मद्यप है, तो ऐसे समाज की स्थिति क्या होगी? बताओ? दयनीय होगी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी। सारा समाज अस्त-व्यस्त होगा, समाज में अराजकता होगी और जो है कुरीतियाँ और कुफलताएँ समाज में अपना स्थान बना लेती हैं। ऐसे समय में सांप्रदायिकता और वर्ग भेद, जाति भेद, इस तरह की समस्याएँ समाज में उत्पन्न हो जाती हैं। अगर किसी प्रकार के कानून, नियम और समाज में व्यवस्था नहीं की जाती, तो समाज अस्त-व्यस्त हो जाता है, अराजकता समाज में आ जाती है। तो राजा समाज के बारे में हमने इसमें नाटक में नहीं पढ़ा है, लेकिन राजा का जो व्यवहार है, राजा का जो आचरण है, वो हमने जाना है और साथ ही जो स्थिति रानी की है या राजकुमारी की राजघराने में है, उसको जाना है। तो उस आधार पर हम समाज की स्थिति के बारे में कुछ बता सकते हैं कि राजा तो अ, अपने भोग विलास पूर्ण जीवन व्यतीत करने में लगा हुआ था, तो समाज की स्थिति तो दयनीय थी, प्रजा की तरफ राजा का ध्यान ही नहीं था। तो इस आधार पर हम अपनी जो बात रख सकते हैं। समाज का जो चित्रण है वो समाज में जो व्यवस्था होती है, सामाजिक जो वातावरण होता है, उसको लेकर ही बताया जाता है। अब जो हमारा अगला विषय है धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण में हम सबसे पहले विवाह को ले लेते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक में विवाह को धार्मिक बंधन स्वीकार किया गया है और धार्मिक बंधन स्वीकार करते हुए ध्रुव स्वामी भी रामगुप्त को पसंद नहीं करती है, उसको अयोग्य, असमर्थ समझती है और उसकी विलास की सहचरी भी नहीं बनना चाहती है वो। लेकिन उसके बावजूद विवाह को धार्मिक बंधन स्वीकार करते हुए उसको अटूट बंधन मानती है और उसी जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाती है। एक कैदी के जीवन को अपने मन की पीड़ा को वो सहती है। तो धार्मिक बंधन के नाम पर ही ये सब हो रहा है नाटक में और धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो नाटक में जो सकराज है, सबसे पहले तो वो सकराज भी धार्मिक ये जो ज्योतिष विद्या में और धार्मिक जो परंपराएं हैं उनमें विश्वास करता है कि वो शक पर जो धूमकेतु दिखाई देता है उसे देखकर भयभीत हो जाता है, उसका शमन कराना चाहता है। कोमा को उसके शमन के लिए, उसकी शांति के लिए रोकता है, महिरदेव को बुलाना चाहता है ताकि वो उसकी कर्मकांड या विधि विधान से उसका उपाय करे, उसका कोई धार्मिक कृत्य करे जिससे वो शांत हो जाए। तो ये जो धार्मिक हमारे समाज में जो परंपराएं हैं उनका
नाटक में भी यथावत चित्रण है। तो धार्मिक परंपराएं हैं उनका सजीव चित्रण नाटक में हुआ है कि किस प्रकार से एक ज्योतिष विद्या में विश्वास है, विवाह को धार्मिक बंधन माना जाता है और धार्मिक धर्मशास्त्र के अनुसार ही ध्रुव स्वामिनी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, विवाह से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक बंधन विवाह को माना जाता है, धर्म से ही उसकी व्याख्या की जाती है कि वो उसको अगर कोई व्यक्ति या पुरुष आचरण से पतित है, असमर्थ है, अयोग्य है, तो तब उससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो। उसमें अगर योग्य नहीं है, वो आचरण से पतित है, तो धर्मशास्त्र उसे मोक्ष की आज्ञा देते हैं। चाहे नारी है चाहे पुरुष है, वो तलाक ले सकता है अगर किसी ऐसे वैवाहिक बंधन में बंधा हुआ है जिसमें अयोग्यता आचरण से गिरा हुआ है, ये सब अवगुण हैं, तब तलाक लिया जा सकता है। इसमें पुरोहित भी कहता है कि जो धर्म विवाह है वो माता पिता के प्रमाण में होता है, यानी कि माता पिता उसके प्रमाण होते हैं। और ध्रुव स्वामिनी के विवाह को वो इस प्रकार से अप्रमाणित भी मान लेता है कि उसका जो विवाह हुआ है वो एक बलपूर्वक किया गया है, उसमें न तो माता पिता का प्रमाण है और दूसरी तरफ से जो दूसरी बात जो कही गई है कि आचरण से पतित है, कि रामगुप्त आचरण से पतित है, इस कारण भी ध्रुव स्वामिनी इससे मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। तो ये सब धार्मिक विचार हैं जिनका नाटक में सफलता से निर्वाह किया गया है। एक धार्मिक जो वातावरण है वो बहुत ही सजीव बन रहा है। जैसे हमारे समाज में तत्कालीन समाज में जैसा वातावरण था धर्म के प्रति, वैसा ही नाटक में भी है उसका चित्रण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो धार्मिक जो वातावरण है वो भी सजीव चित्रण है उसका भी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है धार्मिक वातावरण है वो। समझ में आया? राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, धार्मिक वातावरण नाटक में जो। अब आप बताओ कि धार्मिक वातावरण कैसा है? हेलो, बताओ नाटक में धार्मिक वातावरण किस प्रकार का है, आप बताओ। हम्म। 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 सर। हम्म।
हाँ। हुँ। हाँ, स्वीकार भी करते हैं और धर्म के को आधार बनाकर ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। अ, और जो धूमकेतु ध्रुव पर जो धूमकेतु दिखाई दे रहा है, उस पर भी विश्वास किया जाता है। ये भी ज्योतिष में धर्म में विश्वास है कि सकराज उसके करते हुए उसे मुक्ति के लिए जो धूमकेतु दिखाई दे रहा है, उसकी शांति के लिए कोमा को बुलाता है। कोमा को कहता है शांति कराने के लिए मिहिरदेव को बुलाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ज्योतिष में विश्वास है, धर्म में विश्वास है नाटक में, और जो उपद्रव या दंगे फसाद होते हैं उसके बाद भी उनकी शांति के लिए पुरोहित सौ सत कृत्यन करने के लिए बोलता है कि ऐसा कोई धार्मिक कर्तव्य है करने के लिए कहता है जिससे अमंगल की समाप्ति हो और मंगल की स्थापना हो। इस प्रकार का धार्मिक कर्तव्य करने के लिए कहता है। तो जो नाटक जो समाज धार्मिक वातावरण है वो सजीव चित्रण है उसका। ठीक है ना। इसी हम शुरू से देखते हैं कि धार्मिक वातावरण जो विवाह से ही शुरू हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी का विवाह होता है और वो धार्मिक बंधन में बन जाती है। धार्मिक विवाह को एक धार्मिक बंधन स्वीकार करती है, उसको अटूट बंधन मानती है, इस वजह से उसका निर्वाह करती है। लेकिन बाद में धर्म के आधार पर ही पुरोहित द्वारा धर्म ग्रंथों की पुनः व्याख्या करवाई जाती है। तो ये पाया जाता है कि अगर कोई स्त्री या पुरुष आचरण से पतित है और अयोग्य है, असमर्थ है, विलासी जीवन जी रहा है, तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं पुरोहित कहता है कि उपद्रवों के बाद अ, ऐसा धार्मिक कृत्य किया जाए जिससे अमंगल की समाप्ति और मंगल की स्थापना हो। सौ सत्य यन करने के लिए बोलता है वो। तो उसका अभिप्राय यही है कि अमंगल की समाप्ति हो और मंगल की स्थापना हो, ऐसा धार्मिक कृत्य। और सकराज दुर्ग पर जो धूमकेतु देखता है, उसकी शांति के लिए भी कोमा को कहता है कि महिर देव से कहे, आचार्य से कहे कि उसकी शांति के लिए कुछ उपाय करे। तो यहाँ ज्योतिष में, धर्मशास्त्र में, धर्म ग्रंथों में पूर्ण विश्वास है। धार्मिक जो जीवन है उसका सजीव चित्रण नाटक में हुआ है। आ गया समझ में। अब हम राजनीतिक वातावरण की बात करें कि राजनीतिक वातावरण किस प्रकार का था नाटक में। क्या उसका सजीव चित्रण नाटक में जो जिस काल से लिया गया है उसका सजीव चित्रण नाटक में हुआ है। तो आप बताओ, मैं तो बता चुकी हूँ। राजनीतिक वातावरण के बारे में बताओ कि नाटक में किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण है। मैंने बताया है ना राजनीतिक वातावरण। हम्म। जो राजनीति हम्म जो राजनीति है वो छल कपट पूर्ण है। छल से ही रामगुप्त राजा बनता है। वो अयोग्य होने के बावजूद छल पूर्वक राजा बनता है। रामगुप्त रामगुप्त को तो अयोग्य घोषित करते हुए सम्राट समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को राजा
या उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन वो छल से पूर्वक ही षड्यंत्र से राजा बनता है। तो ये राजनीति में नैतिकता का अभाव है, छलपूर्ण राजनीति है। उसका सजीव चित्रण नाटक में हमें दिखता है। हाँ, षड्यंत्र हो रहे हैं राजनीति के नाम पर। जो हाँ, ये हम सामाजिक जीवन में ले सकते हैं कि प्रजा राजा भोग विलास जीवन व्यतीत कर रहा है, इसलिए प्रजा के जो कर्तव्य हैं, प्रजा के जो कार्य हैं, उनका निर्वाह नहीं कर रहा है। तो समाज में अस्त व्यस्त होने की और साथ ही अराजकता होगी समाज में, अगर राजा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। राजा तो पूरी तरह से भोग विलास में ही व्यस्त है। ये तो हमने पढ़ा ना नाटक में, रामगुप्त। तो जैसे जैसे हमने नाटक में पढ़ा है वही सब तो बताना है। हम्म। हाँ। क्या बेटा? क्या कह रहे हो? हम्म। सामाजिक वातावरण बताओ। और ये म्यूट कर लो बेटा, कुछ बच्चे ये म्यूट नहीं करते हैं, आवाज आती रहती है फिर। सामाजिक वातावरण कैसा है? हम्म। हाँ। हाँ। हाँ, नारियों हम जो नारी की जो रानी है, उससे ही अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं कि समाज में नारियों की स्थिति कैसी थी, क्योंकि एक रानी को ही उपहार की वस्तु स्वरूप एक राजा से दूसरे राजा तक पहुंचाया जा रहा है। तो समाज में नारियों की स्थिति दयनीय थी। हाँ, मात्र भोगविलास की वस्तु पशुतुल्य व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था, क्योंकि पशु को ही लेन देन में बेचा या खरीदा जाता है। तो इसी प्रकार से उपहार स्वरूप देना, ये सब चीज़ें नारियों के साथ करना तो बहुत गलत है। और यहाँ तक कि अ, उसके पिता द्वारा भी वो उपहार स्वरूप दे दी जाती है, और फिर रामगुप्त द्वारा भी वो उपहार स्वरूप दे दी जाती है। तो इस प्रकार नाटक में नारियों की कोई प्रतिष्ठा या सम्मान नहीं है। वो हाँ, अत्याचार और शोषण का शिकार हैं। लेकिन साथ ही जो नाटककार है, नाटक के अंत तक उन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, कि विवाह का भी वो एक जो कैदी जैसा जो उसका पीड़ा भरा जो जीवन है, उससे छुटकारा दिलाते हैं। धर्मशास्त्र से ही उसकी व्याख्या करवाते हैं, कि धर्मशास्त्र ही ये कहते हैं कि आचरण से पतित अगर कोई व्यक्ति है, आचरण से पतित, ये म्यूट कर लो खुशबू। अगर आचरण से पतित कोई व्यक्ति है, तो उससे बंधन, विवाह बंधन है, उससे मुक्त हो सकता है। तो ये हमारे जो नाटककार हैं, वो समस्याओं, जो समाज में जो समस्याएं हैं, उनका वातावरण भी वैसा बनाता है जैसा समाज में है, और फिर उनका समाधान भी करता है। नारी जो की जो जो समस्याएं उन्होंने उठाई हैं, साथ ही उनका समाधान भी किया है, कि उन पर शोषित और शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। साथ ही नारी को इतना जागरूक भी बनाया है, कि वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं लड़े, अपने स्वाभिमान की रक्षा करे।
अत्याचार और शोषण का विरोध करे, तो ये वातावरण भी नाटककार ने तैयार किया है नाटक में। अब हमारा जो ध्रुव स्वामी नाटक है, उसके सभी प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, इतनी तैयारी आपकी है कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ बता सको। ठीक है, हमने सभी जितना भी मैटर चाहिए उतना हमारे पास है। पर्सन चाहे जिस तरह से घुमा के दे, लेकिन हम उसके जवाब देने में सक्षम हैं। ठीक है। अब इनमें से किसी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। सभी को समझ में आया? वो तो भेज दूंगी। अब समझ में आ गया क्या जो समझाया है? ठीक है। एग्जाम के बारे में कुछ नहीं कह सकते बेटा, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि होंगे। अपना कुछ समय मिले तो तैयारी में लगे रहना। हो सकते हैं। अभी 2-4 दिन से चर्चा में है कि होंगे एग्जाम। हाँ, अभी तो ऑनलाइन की है। बाकी देखो कि डिसीजन आने के बाद ही पता चलेगा क्या रहेगा।